सो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में टेम्परेचर को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब उसके लिए पहले हमें टेम्परेचर को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग उसके लिए डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप लोगों ने यकीनन पहले इसके बारे में पढ़ा होगा और ये इतनी नाइव किस्म की स्टेटमेंट है कि इसको आप लोग देखेंगे कि इसको तो हमें स्टेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये इतनी एक ट्रिवियल सी स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। असल में हम ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद हमारा ये है कि हम टेम्परेचर और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के दरमियान कोई रिलेशन डेवलप करना हम चाह रहे हैं। हमें यूजुअली तो हमें पता है कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर को हम लोग डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस लेते हैं, जो एक डेफिनेशन के टेक्स्ट बुक्स में इसकी लिखी होती है। अब हम अज्यूम ये करते हैं कि आपके पास दो बॉडीज हैं, T1 इज ग्रेटर देन T2। सो हम दो बॉडीज ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह इसको मैं 3 दफा ड्रॉ करता हूँ। um, सो इसे हम कह देते हैं, ये आपकी डायग्राम नंबर ए है, ये बी है और ये सी है। सो ये इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, इसका T1 है, T2 है, लेकिन अब हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया थर्मली। थर्मली कनेक्ट करने की वजह से हीट T1 से T2 में ट्रांसफर करेगी। ये आपके पास थर्मल कॉन्टैक्ट है। आप बीच में कोई वायर लगा दें जो हीट को ट्रांसफर करवा सके। होगा ये कि थोड़ी देर के बाद इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ये भी TF पे आ जाएगी, ये भी TF पे आ जाएगी। थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। लेकिन अब एक मसला बन गया, अब जितना मर्जी टाइम गुजर जाए, क्या ये इनका टेम्परेचर तब्दील होगा? नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो इरिवर्सिबल है। ऐसे ही है। तो ये बात हमें कैसे पता चली है कि रिवर्सिबल हुआ है? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ये इरिवर्सिबल बन जाएगा। अब इरिवर्सिबल कैसे? अच्छा, आप मुझे अब ये बताएं कि अगर आपने दो ऐसी बॉडीज, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें सी डायग्राम से, अब बी पर जा सकते हैं बगैर अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो? नहीं ना जा सकते। तो इसका मतलब है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसका मतलब है कि नेचुरली तो कभी भी ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं बनेगा, क्योंकि हीट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। अच्छा, अब अगर हम ये काम करें कि ये दोनों सिस्टम्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, लेट्स सपोज के एक ये सिस्टम है ए, एक ये सिस्टम है बी, ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि TA इज इक्वल टू TB। मैं इनके साथ यहाँ पर एक तीसरी बॉडी रखता हूँ C, और ये जो C बॉडी है ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है। क्या क्या CT इन दोनों के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी? इस होनी तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं कि अगर आपके पास दो सिस्टम्स जो आपस में जो अलग अलग पड़े हों लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम में हों, उन्हें किसी तीसरे के साथ रखा जाए, या ये समझें, इसको इसको एक और तरीके से देखें कि अगर मैं ये कहूं कि TA बराबर है TC के, ये बेसिकली इसकी ज्यादा एक रीजनेबल स्टेटमेंट है। अगर मैं ये कहूं कि A और C आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड TB इज इक्वल टू TC, इस बात का क्या मतलब है कि TA और TB भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बेसिकली ये आपका ये कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, अब आप ये सोचें कि क्या
थर्मोमीटर्स के साथ यही कुछ नहीं होता? जब आप थर्मोमीटर से चेक करते हैं तो क्या होता है कि थर्मोमीटर आपकी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और वहां से टेम्परेचर ट्रांसफर कर जाता है थर्मोमीटर में और दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। सो हम एक स्टेटमेंट फिर इसके ये भी दे सकते हैं, थर्मोमीटर वर्क्स। क्या ये इसकी स्टेटमेंट नहीं हो सकती? थर्मोमीटर क्या लिखा है? वर्क्स। हाँ, थर्मोमीटर काम करता है। बेसिकली थर्मोमीटर का काम करना क्या है? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जी बिल्कुल। सो ये बॉडी से अटैच करेंगे और बॉडी और थर्मोमीटर का टेम्परेचर एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। ये एक बड़ी ही सक्सिंक्ट सी डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, लेकिन इन सारी डेफिनेशंस के अंदर एक मसला है। आप ये देखें कि थर्मोमीटर में हम जो मरकरी यूज करते हैं, अब बेसिकली आप मरकरी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज के ऊपर काम करता है, वो हर टेम्परेचर रेंज के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये सोचें कि जिस तरह हमारे पास लेंथ या टाइम के पैरामीटर्स है, कभी आपको ये ख्याल आया कि जिस तरीके से हम लेंथ मेजर करते हैं, हमें किसी ना किसी जगह जाके लेंथ की डेफिनेशन को तब्दील करना पड़ सकता है? कभी ऐसा हुआ है? वैसे हमने नहीं किया, हो सकता है कि चेंज हो। नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। आप उसी 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 पैरामीटर के जरिए यूनिवर्स में डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, उसी के जरिए एटॉमिक स्केल के ऊपर मेजर करते हैं, उसी के जरिए आप अपनी रूटीन लाइफ में करते हैं। लेकिन लेकिन आप ये सोचें कि अगर आपने यूनिवर्स का टेम्परेचर फाइंड करना हो तो क्या थर्मोमीटर के जरिए मेजर किया जा सकता है? नो सर। या पहले थर्मोमीटर में जो थर्मामीटर मरकरी लगानी यूज होगी। होता है, या थर्मोमीटर में जो मरकरी यूज होता है उस मरकरी के जरिए मेजर किया जा सकता है? आप एटम्स का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं मरकरी के जरिए? वो तो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब है कि ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है कि थर्मामीटर का काम करना, ये टेम्परेचर की जो मेजरमेंट जिस तरीके से हम करते हैं या जिस तरीके से हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है। ये फंडामेंटल फिजिक्स पे रिलाई नहीं कर रही। ये चंद मखसूस टेम्परेचर रेंजेस के लिए काम करती है, उसके अलावा काम नहीं कर रही। मसलन जैसे मरकरी है, बहुत लो टेम्परेचर आपके पास हो तो मरकरी जो होता है वो सॉलिड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो वो गैशियस फॉर्म में चला जाता है, इसका मतलब है वहां पर मरकरी काम नहीं करेगा। उसके अलावा कुछ लोग प्लाटिनियम के थर्मोमीटर यूज करते हैं, उनमें प्लाटिनियम की रेजिस्टेंस लगी होती है, लेकिन वो भी लो टेम्परेचर के ऊपर काम नहीं करती और हाई टेम्परेचर के ऊपर प्लाटिनियम वैसे ही मेल्ट हो जाता है। सिर्फ ये डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं सर, इसमें कौन पर्टिकुलरली यूज किया जाता है? इसमें भी यूजली रेजिस्टर्स और इस तरह के कॉम्बिनेशन ही होते हैं, लेकिन वो भी एक खास टेम्परेचर रेंज तक जाते हैं। तो सेंसर में क्या स्पेसिफिक चीज लगाई जाती है जिससे वो सेंसर्स clear- बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर इसी तरीके से उनके अंदर कुछ डिकोडर्स और ये रजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने फर्स्ट एग्जांपल में तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए किया है। हाँ, जो थर्मोमीटर वर्क्स है सर, वो तो फिर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, वो तो जब हम वापस क्योंकि इसको अब चला आप देते हैं तो तो वो जाहिर बात है जब तक आप उसको बॉडी के साथ लगा रहने देंगे तब तक तो उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। आप उसको साइड पे कर दें, अब तो आपने वर्क करके उसको थर्मल कांटेक्ट खत्म कर दिया आपस में, यस फिर तो टेम्परेचर चेंज होना है। सर, मतलब हमने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसको हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिफाइन होता है, वो रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि जाहिर बात है जब तो बॉडीज आपस में थर्मल कांटेक्ट में नहीं है तो उनका टेम्परेचर क्यों सेम रहेगा? जी, अगर देखिए ये थर्मल प्लस चाहिए दोबारा हटा दिया जाता है जो 50 सेंटी है तो अपनी वही टेंपरेचर रखेगा। हाँ, तो इसका मतलब आप तो आप वर्क कर रहे हैं ना, अब ये नेचुरली तो नहीं कि आपने वर्क करके थर्मल कांटेक्ट को हटाया है, आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है।
उसके बगैर तो नहीं गए सिस्टम्स अपनी ओरिजिनल हालत में। आप कोई ना कोई काम करें फिर तो डेफिनेटली वो चले ही जाएंगे। टेम्परेचर को सेम रहेगा? नहीं, आप थर्मल कांटेक्ट हटा दें। थर्मल कांटेक्ट हटा देंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप अपने थर्मल कांटेक्ट हटाने में हो सकता है कि अगर आपने बहुत ही आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर काम किया फिर तो इनका टेम्परेचर चेंज ना हो, लेकिन अगर आपने आइसोलेटेड सिस्टम पर नहीं किया और इनिशियली इसका टेम्परेचर T2 था इस बॉडी का, सो जो इंडिकेट कर रहा था कि ये बॉडी असल में इसमें कम टेम्परेचर रखने की सलाहियत है, तो हो सकता है कि यहाँ से टेम्परेचर बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो। सो मतलब पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। सर इन द केस ऑफ रूम टेम्परेचर जब हम रखेंगे तो ये तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं ना आएगा। हाँ, तो क्योंकि आपका सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होगा ना, सिस्टम रूम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। इस वक्त ये इंटरेक्ट करने के बाद ये सारा टेम्परेचर इनका TF पे आया है, TF पे आया है। सो अब हमें असल में चाहिए क्या, हमें एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन चाहिए इसकी, एक ऐसी डेफिनेशन जो फंडामेंटल फिजिक्स के ऊपर रिलाई करती हो, जिसमें बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हों जो ऐसे किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड ना करते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम थर्मोमीटर्स की बात करते हैं, उसमें थर्मोमीटर्स की जो डेंसिटी होती है, उसकी रेजिस्टेंस होती है, वो तो कुछ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो लिहाजा वो तो टेम्परेचर के साथ अफेक्ट होते हैं। हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ना करती हो लेकिन टेम्परेचर उसके ऊपर डिपेंड करता हो। जब हम बात करते हैं ना फंडामेंटल फिजिक्स की, तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए होती है जो खुद किसी पर डिपेंड ना करती हो लेकिन बाकी चीजें उसके ऊपर डिपेंड कर रही हों। अब इसके लिए एक डेफिनेशन हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में से मौजूद है, जिसको आपको याद होगा जब हमने कार्नोट इंजन को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि ये हमें टेम्परेचर की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कार्नोट इंजन इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। याद है? अब हमने करना क्या है कि अब हमने टेम्परेचर को डिफाइन करना है प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। अभी हमने इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस किया है, अब हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डिस्कस करना है और उसके लिहाज से टेम्परेचर को डिफाइन करना है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ नए आइडियाज को समझना होगा। अब इसको बड़ा ध्यान लगा के आप लोगों ने जरा समझना है। ये एक नए आइडियाज हैं और ये पूरी अब आगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये दो कॉन्सेप्ट्स हमारे साथ रहेंगे, माइक्रोस्टेट्स मैक्रोस्टेट्स। आप एक कॉइन लेते हैं, हम एक कॉइन लेते हैं, उसको 3 दफा फ्लिप करते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो तीनों H आए, या 2 H आए, 1 T आए, और इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या 2 टेल्स आए 1 हेड आए, या तीनों टेल्स आ जाए। अच्छा, ये एक ही कॉइन है, आपने उसको 3 दफा फ्लिप किया है और ये 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आए हैं। यानी ये जो 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, इनको हम कहते हैं 8, ये हमारे पास 8 माइक्रोस्टेट्स हैं। अभी मैं बताता हूँ कि माइक्रोस्टेट्स क्यों है ये, और ये असल में सारे के सारे मिला के बना रहे हैं एक मैक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट एक ऐसी चीज होती है जिसको जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स को डिस्कस नहीं करती। मैक्रोस्टेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरे सिस्टम की स्टेट को डिस्कस करता है। यानी कि यहाँ पर मैक्रोस्टेट ये कह रही है कि आप अगर एक कॉइन को 3 दफा फ्लिप करें तो उसमें इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। उसको इस बात से गरज नहीं है कि पहली दफा फ्लिप करने पर हेड आता है, दूसरी दफा फ्लिप करने पे टेल आता है, तीसरी दफा फ्लिप करने पे हेड आता है या टेल आता है। लेकिन जो माइक्रोस्टेट्स होती हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के साथ कंसर्न्ड होती हैं। मसलन आप ये देखें कि अगर एक एक कंटेनर के अंदर आपने गैस का 1 मोल रखा हुआ है, उसमें 6/10⁻23 एटम्स हैं। इस बात का मतलब ये है कि
वो एक उसका आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसका टेम्परेचर आ जाता है से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूरी गैस का टेम्परेचर है, पूरे एक मोल का टेम्परेचर है, हर एटम का टेम्परेचर नहीं है। सो ये एक माइक्रोस्टेट है। लेकिन जब आप बात करेंगे माइक्रोस्टेट्स की कि टेम्परेचर कितने पार्टिकल्स का टेम्परेचर इतना हो सकता है, वो फिर उतनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपको बनानी पड़ेंगी। तो बहुत सारी सिचुएशन में हमें असल में जब हम स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें जरूरत माइक्रोस्टेट्स की होती है, मैक्रोस्टेट्स की नहीं होती। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और इस डेफिनेशन को रिफाइन करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को रिफाइन करते हैं। हम कह देते हैं कि हम ऐसी हम 4 तरह की मैक्रोस्टेट्स यहाँ पर बना लेते हैं। एक मैक्रोस्टेट हम ऐसी लेते हैं जिसमें सिर्फ एक हेड आता हो। ऐसी कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं जिनमें एक हेड आ रहा है? तीन। जिनमें 2 हेड्स आते हैं? जिनमें 3 हेड्स आते हैं? जिनमें कोई हेड ना आता हो? एक लास्ट। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास चार मैक्रोस्टेट्स आ रही हैं, और इस मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं? 3। इसमें कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 1। इसमें कितनी है? 1। यहाँ से आपको एक और चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए, ये जितनी भी माइक्रोस्टेट्स हैं इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8। ऐसे ही है। यहाँ पर इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3, 1/3, 1, 1। यानी कि एक मैक्रोस्टेट में जितनी भी माइक्रोस्टेट्स हैं उन सब उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहती है। ऐसे ही है। एक सैंपल सेट के अंदर, एक सैंपल स्पेस में जितनी भी माइक्रोस्टेट्स होंगी उनकी प्रोबेबिलिटी बराबर होती है हमेशा। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, 3 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। 2 हेड्स के आने की कितनी है? 3/8। 1 हेड के आने की कितनी है? 3/8। 0 हेड के आने की कितनी है? 1/8। क्या मैक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी बराबर है? तो इसका मतलब है कि मैक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं होती, लाजमी नहीं कि हमेशा बराबर हो। सो ऑल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली लाइकली प्रोबेबल, बट ऑल मैक्रोस्टेट्स आर नॉट इक्वली लाइकली प्रोबेबल। तमाम माइक्रोस्टेट्स के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, लेकिन मैक्रोस्टेट्स की बराबर नहीं होती। क्लियर? सर ये बात रिपीट करना सर। अब देखें, यहाँ पर 8 माइक्रोस्टेट्स आ रही थी, हर एक इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। इसके आने की कितनी? 1/8। इसकी? क्या इनमें से किसी की प्रोबेबिलिटी 1/8 के अलावा है? नहीं। लेकिन अगर आप इनको देखें, हेड्स वाली को जो हमने नीचे लिखी हैं, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। इसके आने की कितनी है? 1/8। इनकी प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट है। सो माइक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटीज एक जैसी होती हैं और मैक्रोस्टेट्स की डिफरेंट होती हैं। इसलिए हमारा मेन इंटरेस्ट माइक्रोस्टेट्स में होता है, मैक्रो में नहीं होता। अब एक और मिसाल लेते हैं। फर्ज करते हैं कि आपके पास एक कॉइन है और आप उसे 50 दफा फ्लिप करते हैं। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी? ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है ना, कितनी होंगी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, 2⁻50। फर्ज करते हैं कि आप एक ऐसी माइक्रोस्टेट डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसमें 30 हेड्स हों।
सो आपको असल में क्या चीज़ फाइंड करनी है, 30 हेड्स की माइक्रोस्टेट की पॉसिबिलिटी ये है कि 50 में से कितने 30 हेड्स आ सकते हैं। सो बेसिकली ये चीज़ बराबर होगी 30 फैक्टोरियल ओवर 20 फैक्टोरियल। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले रैंडम वॉक प्रॉब्लम में डिस्कस की थी, मैं सिर्फ उनको थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूँ एक और मिसाल के ज़रिए। सो अगर आपको ये कहा जाए कि 30 हेड्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो आपने P ऑफ 30H फाइंड करना है। तो ये बनेगा आपके पास 50C30 ओवर 2⁻50। तो ये 0.04 आता है। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स के जरिए कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है। वो टोटल नंबर ऑफ, ये बेसिकली माइक्रोस्टेट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से नहीं निकालते 2⁻n। जी, यस सर। ये हम लोगों ने रैंडम वॉक प्रॉब्लम में डिस्कस किया था। और अब हम उसमें से ले रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन जिसमें 30 हेड्स आते हो, अगर आपने कॉइन को 50 दफा फ्लिप किया है तो कितने % चांसेस हैं कि 30 हेड्स आएंगे। उसके लिए पहले आपको ये देखना होगा कि कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें 30 हेड्स आ सकते हैं, वो स्टेट्स इसके बराबर है, उनका कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है आपने। इसको हम यूईडी ऐसे भी लिखते हैं एक मोर फैमिलियर नोटेशन में। सो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी। सो बहरहाल आप ये चीज़ हमें एक आइडिया क्लियर कर देती है माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स का। अब सर हम अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 हेड्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो पहले हम उनका कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे 20 का। हाँ एग्जैक्टली उसके बाद फिर हम उसको सर वो सिंपली 2 की पावर पे 20 हो जाएगी ना? नहीं, वो अगर आपके कॉइन को, वो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना। अगर आप यानी वो 50 टाइम्स के लिए, हाँ 30 की जगह पे 20 है। जी जी बात हुई। आपको अब यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पर परमुटेशन क्यों यूज नहीं कर रहे। ये चीजें मैंने आपको कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ये रेंज, ये एफएससी की बुक में भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं, एफएससी की बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये चीजें रिपीट हो रही है ना यहाँ पे, मतलब जिस तरह वो पाकिस्तान में कुछ लफ्ज की जिस तरह वो होती है तो वो हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। हाँ जी एग्जैक्टली। यस सर। अच्छा, अब हमने मैक्रोस्टेट्स और माइक्रोस्टेट का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर लिया। अब हम स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन टेम्परेचर की डिफाइन कर सकते हैं। अब हम कम से कम इस पोजीशन में आ गए हैं कि टेम्परेचर को स्टैटिस्टिकली डिफाइन कर सकें। अच्छा, ये कैसे करना है, उसके लिए हम पहले करते हैं कि एक डायग्राम बना लेते हैं। दो बॉडीज ले लेते हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं। इस बॉडी का टेम्परेचर हम कह लेते हैं पहली बॉडी का कि इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एंट्रोपी S1 है, इसकी एंट्रोपी S2 है। अभी हमें एंट्रोपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये मैं इसको आखिर में बताऊंगा कि मैंने एंट्रोपी लिखी क्यों है। और ये डबल एरोज ये शो कर रहे हैं कि ये एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, E1 से E2 में भी जा सकती है और E2 से E1 में भी जा सकती रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल। है। हाँ, मतलब दो तरफा एक्सचेंज है एनर्जी का यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, E1 प्लस E2 के। अब हम एज्यूम ये करते हैं कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, हमें नहीं पता कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं इन सिस्टम 1 इज, इसको ओमेगा से जाहिर करते हैं, ओमेगा 1 E1, ये सिंबल है सिर्फ। चूंकि सिस्टम एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसकी माइक्रो स्टेट्स एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है ना सिस्टम, सो लिहाजा इसकी माइक्रो स्टेट्स एनर्जी का फंक्शन होगा। सो सिमिलरली माइक्रो स्टेट्स इन सिस्टम 2 E2
अब अगला सवाल ये है कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी। अब ये दो तरह से लिखा जा सकता है, एक तरीका सही है, एक गलत है। क्या मैं लिखूं इसको ओमेगा 1 फंक्शन ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2 फंक्शन ऑफ E2, या मैं इसको लिखूं ओमेगा 1 फंक्शन ऑफ E1 प्लस ओमेगा 2 फंक्शन ऑफ E2। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक होगा, कौन सा गलत होगा? प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाला सर बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे जो आ रही हैं 1 में आ रही हैं वो और सेकंड वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, देन मल्टीप्लाई करना वो क्यों हमने? प्लस होनी है तो हमने मल्टीप्लाई करना क्यों है? सर। टोटल जो है वो हमने माइक्रो स्टेट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो टोटल तो ऐड करने से भी आ सकती है। अगर मैं आपको कहूँगा 2 और 10 का टोटल क्या होगा, आप कहें, आप 20 थोड़ी कहेंगे, आप कहेंगे 2 + 10 इज इक्वल टू 12। जी जी, एनी का आइडिया? सेकंड वाली पता नहीं है क्यों। असल में हम अब देखें, हम लोग कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन इसलिए लिख रहे हैं ना ताकि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ऐसे ही है, आपको इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देगा, पहला या दूसरा? फर्स्ट वाला। दूसरा नहीं दे सकता, दूसरा आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज नहीं दे सकता, ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो आपने उस ऑप्शन के साथ जाना है जो आपको हर तरह की पॉसिबिलिटी दे रहा हो। ठीक है, ऊपर से टोटल एनर्जी इज इक्वल टू तो वो तो एनर्जी तो एक स्केलर पैरामीटर है ना, वो वहां तो आप काउंटिंग नहीं कर रहे। जिस तरह आपने फोर्सेस को ऐड करना हो तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक आप F1 मल्टीप्लाई बाय F2 नहीं करते, आप F1 प्लस F2 करते हैं। वो तो एक और आइडिया है वहां पर। यहाँ तो हम काउंटिंग कर रहे हैं ना कि नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज किस में आ सकती हैं। क्या आप ऐड करके मैक्सिमम काउंटिंग अचीव कर सकते हैं? बेसिकली नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या है, माइक्रोस्टेट्स की काउंटिंग है, तादाद है सिर्फ। जी, अच्छा, अब आप ये देखें कि जब आप सिस्टम को मेजर करते हैं, लेट्स सपोज आप इस सिस्टम को मेजर करते हैं और आपको सिस्टम का टेम्परेचर शो होता है 70 डिग्री, इसका मतलब है कि इस वक्त सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स की तादाद सबसे ज्यादा होगी, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। पूरा सिस्टम तो कभी भी 70 डिग्री पर नहीं होता, कि होगा? क्या पूरा सिस्टम, जब आप किसी बॉडी का टेम्परेचर 35 मेजर करते हैं तो क्या पूरी बॉडी का टेम्परेचर 35 होता है? लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का टेम्परेचर 35 हो सकता है, इसलिए आपको शो होता है ना वो। तो इसका मतलब है कि जब हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं, हम असल में ऐसी स्टेट को मेजर कर रहे होते हैं जिसमें सिस्टम में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट सबसे ज्यादा होती हैं। क्लियर है आइडिया? सर काइंडली सर रिपीट करना दोबारा। जब आप देखें, अगर आपके पास सिस्टम का अगर आप बॉडी का टेम्परेचर ले लें, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, क्या पूरी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या लाजमी नहीं है? जी, तो वो लाजमी नहीं है, किसी एक उसके पार्ट का भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि वो एवरेज टेम्परेचर आपके पास 35 होता है। इसका मतलब है कि ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कॉरेस्पॉन्ड कर रही होती हैं, इसीलिए वो शो होता है। तो जब आप सिस्टम को मेजर करते हैं, आप असल में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को, ऐसी स्टेट को मेजर कर रहे होते हैं सिस्टम की जिसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती हैं, जिसमें ये जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का कॉम्बिनेशन है ये सबसे ज्यादा होता है।
क्लियर? Yes. सो हमें करना कि हमें असल में इस टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को मैक्सिमाइज करना है। और मैक्सिमाइज हम लोग कैसे करते हैं? आप किसी भी बॉडी के लिए सॉल्व कर लें। मैक्सिमाइज करने के लिए आपको इनका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर रखना होता है। ये मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन, आप चाहे इसको E1 के लिए करें E2 के लिए करें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम E1 के लिए कर रहे हैं। सो इसका डेरिवेटिव ले लें। और देन इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, चेन रूल के जरिए। जीरो, हमें पता है कि ई टोटल बराबर था E2 प्लस E1 प्लस E2 के। सो E2 इज इक्वल टू ई टोटल माइनस E1। इसका डेरिवेटिव ले लें E2 का E1 के लिहाज से, ये आपको देगा 0 माइनस 1 माइनस 1। इसे यहाँ पर इंसर्ट कर दें। ओमेगा 1 आएगा सर जी? ओमेगा 1 फर्स्ट टर्म में ओमेगा 2 आना है। किधर? देखिए ये सही है। अच्छा, यहाँ पर। यस सर। ये चीज बन गई। ये चीज आ गई। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को सेट कर देते हैं दोबारा से। अच्छा, ओमेगा 1 को इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं। इसको जरा एक और आसान फॉर्म में लिख देते हैं, डी ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा 1 ओवर डी ऑफ E1 डी ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा 2 ओवर डी ऑफ E2। ऐसे लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि 1 ओवर ओमेगा 1 बेसिकली डेरिवेटिव आ रहा है ना, तो आप उसको कंबाइन करके लिखते हैं, एक ही बात है। आप इस चीज का डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो यही चीज मिलेगी आपको। ठीक है, लास्ट से एक दो स्टेप सर, लास्ट वाले रिपीट कर दें सर जी, लास्ट पेज पे। क्या हो गया है? तो बहुत बेसिक कैलकुलस है। इसका डेरिवेटिव ओपन करें, क्या आएगा? क्लियर है? इससे जो पिछले पेज पे है लास्ट, सिर्फ इधर अलजेब्राइक इक्वेशन को सिंपलीफाई किया, इसको उठा के इधर ले जाइए, प्लस हो जाएगी क्वांटिटी। ये D2 by D1 कहाँ से आया? थर्ड स्टेप चेन रूल अप्लाई किया अपनी मर्जी से, क्योंकि दूसरी बॉडी भी साथ में कनेक्टेड है ना। क्योंकि दूसरी बॉडी साथ में कनेक्टेड है तो हमें किसी तरीके से उसका कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करना है, डिपेंडेंसी शो करवानी दोनों बॉडीज की। 1 का 2 के लिए ऐसे भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर 2 करें और दोबारा करें, सारा कुछ यही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें। आप चाहे E1 के लिहाज से मैक्सिमाइज करवाएं, चाहे E2 के लिहाज से मैक्सिमाइज करवाएं। देन फिर आपके पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन ये वाला बनेगा, D1 बाई DE2, ये चीज फिर -1 आएगी। आपकी बुक में चूंकि ये वाला इस तरीके से किया हुआ है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ ताकि आपको वहां से पढ़ते वक्त मसला ना हो, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं दूसरी तरीके से भी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सब ये वाली इक्वेशन आपके पास बन गई है। ये इक्वेशन क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है हमें देखना है। अब आप यहाँ पर ये देखें कि हम एक ऐसी स्टेट में चले गए हैं जिसमें
दोनों सिस्टम्स के दरमियान एनर्जी की यहाँ पर दोनों सिस्टम के दरमियान जितनी एनर्जी ट्रांसफर होनी थी वो हो चुकी है। सो बेसिकली ये कंडीशन डिफाइन कर रही है एक ऐसी एनर्जी की डिवीजन को जो सबसे ज्यादा, जिसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। आपने मैक्सिमाइज किया था ना अपनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को, यस सर। और माइक्रोस्टेट्स को मैक्सिमाइज करने के बाद आपको ये वाली कंडीशन मिली है, यानी कि इसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। सारी बातें मैक्सिमाइज करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आएगा वही मोस्ट लाइकली स्टेट होगी ना आपके पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी असल में एक्सचेंज हो रही थी, ऐसे ही है। सो एनर्जी के एक्सचेंज होने की वजह से आपके पास ये वाली स्टेट आ गई। ये स्टेट क्या चीज शो कर रही है, एनर्जी का एक्सचेंज होने का। इसका मतलब है कि क्या हम ये नहीं कह सकते एनर्जी एक्सचेंज होने का एक मतलब ये कि अब ये दोनों स्टेट सेम टेम्परेचर पर मौजूद हैं? बिल्कुल सर जी। क्या हम ये चीज लिख सकते हैं, बीइंग एट सेम टेम्परेचर? यस सर। सो यहाँ पर आपने क्या किया, मैक्सिमाइज किया नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को, जिसका मतलब ये हुआ कि आप हम एक टेम्परेचर पे आ जाएंगे अगर आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। सो हम इस चीज को फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि T इज डायमेंशंस की वजह से 1/T प्रोपोर्शनल टू D ऑफ log ऑफ ओमेगा ओवर E। क्या ये चीज लिखी जा सकती है फिर? सर मुझे ये बंद कर दे यार अपना माइक्रोफोन। जी सर कंटिन्यू करें। तो क्या इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से, क्योंकि हमने कहा है कि ये वाला जो फंक्शन है ये बेसिकली टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है कि एनर्जी सेम होगी, एनर्जी सेम होने का मतलब है कि टेम्परेचर भी सेम हो गया फिजिक्स के अकॉर्डिंग। यस सर। सो अब इसको मैंने टी के प्रोपोर्शनल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उस सूरत में उस सूरत में डायमेंशंस का इशू आता है, तो इसलिए हम डायमेंशन के जरिए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर इसको 1/T के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सो देन लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको पता लगा कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये असल में के बी के बराबर होता है। वेयर Kb is equal to 1.3807 multiplied by 10 to power minus 23 joule per Kelvin. Boltzmann constant. ऑल्सो हमारे पास अब यहाँ पर हम एक और डेफिनेशन भी बना रहे हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो चीज़ है S इक्वल टू के बी लॉग ऑफ ओमेगा या डी एस इज इक्वल टू के बी डी लॉग ऑफ ओमेगा, ये चीज़ एंट्रोपी के बराबर होती है। सो आप टेम्परेचर को इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। सो ये आपके पास टेम्परेचर की स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है जिसको हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। या इसकी एंट्रोपी की फॉर्म में ये डेफिनेशन है। और ये जो आपके पास एक ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है इसको हम बाद में किसी वक्त एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा डिटेल्स के साथ। ये बेसिकली एंट्रोपी की स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है, लेकिन हम उस वक्त देखेंगे कि ये एंट्रोपी किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। अभी ये सर मैं डेफिनेशन इसकी लिखी और कुछ भी नहीं किया। सो बहरहाल ये आपके पास टेम्परेचर की स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है। सो टेम्परेचर बेसिक ln of omega जी s is equal to kb ln of omega, इसको हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये मैंने फिलहाल डेफिनेशन जरा प्रपोज की है। इसकी अभी हमने फिजिक्स को डिस्कस नहीं किया, ये हम किसी और क्लास में करेंगे या प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में करें, लेकिन बहरहाल अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि के बी लॉग ओमेगा को हम एंट्रोपी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बात का मसला है, इसे किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ऐसे जो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है ये असल में आपको
बल्कि ना सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 बल्कि ये इक्वेशन नंबर 3 भी, ये असल में टेम्परेचर की स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है। सो मैं अब एक दफ़ा रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ, उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स और कंटिन्यू कर सकते हैं।